हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्किट का एक और पार्ट्स। इससे पहले हमारे लगभग इसके 5 या 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह देखी है, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट देखा है, इम्पीडेंस ट्राइएंगल देखा है, पावर ट्राइएंगल देखा है। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि भी आर एल और सी के बारे में, कि किस में करंट साथ साथ रहती है, किस में लैग करती है, किस में लीड करती है। आज हम देखते हैं भी, हम अपना लोड को कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। कैसे कैसे हम क्या करेंगे, आर को लेंगे और किसको लेंगे, एल को। दोनों को किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे हम, सीरीज में इनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा सीरीज आर एल एल। देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो लोड है जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक है आपके पास आर, एक है आपके पास एल। ठीक है। भी बात करें, देखो, अगर हम इसको जोड़ दें सप्लाई वोल्टेज से, वो क्या है, वी। वी कैसी है आपके पास, एसी। और एसी की वेवफॉर्म कैसी होती है, साइनोसोडियल। तो यहाँ से क्या निकली, आपकी करंट निकली। जैसे ही करंट आगे जाएगी, सबसे पहले किससे मिलेगी, रजिस्टेंस से। तो रजिस्टेंस से करेगी, कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगी। फिर भाई कुछ ना कुछ क्या करेगी, उसमें से कम होगा। रजिस्टेंस थोड़ी बहुत वोल्टेज क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास। कहाँ पे जाएगी, इंडक्टर के पास। तो वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या करेगा, वो ड्रॉप करेगा। अगर हम बात करें कि रजिस्टेंस कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो उसको हमने बोल दिया वी आर। इंडक्टर कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, उसे हमने क्या बोल दिया है, वी एल। क्या बोल दिया है, वी एल। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो, अगर हम बात करें कि देखो सर, अगर हमारे पास जैसे डीसी सर्किट में था, देखो डीसी सर्किट में क्या होता है, कुछ मान लेते हैं, ये रहा आपके पास कोई डीसी सर्किट। आपके पास दो रजिस्टेंस है, मान लेते हैं एक रजिस्टेंस ये है, एक रजिस्टेंस ये है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये वाला रजिस्टेंस कितनी वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, 3 वोल्ट। ये वाला कितना कर रहा है, मान लेते हैं 4 वोल्ट। कितनी वोल्ट कर रहा है, 4 वोल्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलते थे, अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालनी हो यहाँ पे, तो हम बोलते थे 3 और कितना हो जाएगा, 4, मतलब टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 7 वोल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एसी सर्किट में, तो याद रखना एसी सर्किट में ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है अभी, तो देखो ध्यान से। भी मान लेते हैं रजिस्टेंस ने ड्रॉप किया 3 वोल्ट का, कितना वोल्ट का, 3 का। और यहाँ पे अगर बात करें, अगर इंडक्टेंस कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 4 वोल्ट का कर रहा है। तो अगर हमें वोल्टेज निकालनी है टोटल, तो अगर टोटल वोल्टेज हमें निकालनी है, तो उसको आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, जैसे यहाँ पे था 3, यहाँ पे क्या था, 4। तो आप लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो बनेगा, भाई 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो सर 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 और 9 कितना हो गया, 25। मतलब कितना आएगा आपके पास, 5। आपके पास आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। देखो उस वाले में 3 और आपने 4 को जोड़ा, 3 और 4 को आपने जोड़ा, तो उसमें डीसी सर्किट में कितना आता था, 7। जबकि एसी सर्किट में कितना आया, 5। तो याद रखना, एसी सर्किट में हम फेजर सम करते हैं। कैसा सम करते हैं, फेजर सम। जबकि डीसी सर्किट में हम करते हैं अर्थमेटिक सम। 3 प्लस 4 को हमने जोड़ा, ये तो है डीसी वाली बात। और ये वाली किसकी बात है, हमारे पास एसी की। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एसी और डीसी में जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। अब देखते हैं सारी बातें। ठीक है। तो देखो, यहां से आपने टोटल वोल्टेज दी, टोटल वोल्टेज हमने कुछ ना कुछ, यहाँ पे करंट गई, इसने कुछ ड्रॉप किया, उसे बोल दिया वी आर। और यहाँ पे जो ड्रॉप करेगा उसे बोल दिया वी एल। अगर मैं बात करूँ टोटल वोल्टेज कितनी है, तो देखिए टोटल वोल्टेज जो होगी, वी इक्वल टू वी आर प्लस क्या हो जाएगा, अभी वी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वी आर प्लस क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा। वी आर यहाँ पे है, वी एल यहाँ पे है, दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो देखिए वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या होता है अभी, आई आर। क्या होता है, आई आर। तो वी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया अभी, आई आर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अभी इंडक्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है। देखो इंडक्टेंस में जो रजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, वो होता है एक्सएल। क्या होता है, एक्सएल, ना कि एल। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला बनेगा, आई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई और एक्सएल। क्या हो जाएगा, एक्सएल। ये मत कर देना अभी, कभी आप कर दो आई और एल, तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, वी और आई और एक्सएल। यहाँ पे हम लगाएंगे जे।
जे मतलब अभी थोड़ी देर बाद सारी बातें बता दूंगा अभी कि जे का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे जो जे होता है वो होता है प्लस में, तो किस में होता है? प्लस में। तो देखिए मैंने यही बातें यहाँ पे लिखी है। वी आर की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी आई आर, जबकि वी एल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्लस का जे आई एक्सएल। अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रख दो भी आपको। देखो वी की जगह वी आर की जगह आई आर, और वी एल की जगह जे आई और एक्सएल। देखो दोनों में से आई क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो आई तो आ गया बाहर, आपके पास अंदर क्या बचा, आर प्लस में जे एक्सएल। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो देखिए यहाँ पे सारी बातें, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो आगे देखिए कि देखो V अपॉन में I, मतलब क्या है, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज थी आपने किसका भाग दे दिया, करंट का। टोटल वोल्टेज में टोटल करंट का आपने डिवाइड कर दिया, उसे बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस, जो मैंने आपको कल परसों आपको पढ़ा रखा है कि आर प्लस, देखो आपके पास आर भी आ गया, देखो एक आपके पास सर्किट में आर भी आ गया और आपके पास एल भी आ गया, तो यहाँ पे आर और ये क्या हो जाएगा, एक्सएल, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये क्या बन जाता है, इम्पीडेंस बन जाता है। पिछली वाली क्लासों में आपको बहुत बार इसको समझा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, जेड आपके पास आ गया, जेड का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद रखना। अब बात करते हैं फाई। फाई का मतलब आपसे बोल दे भी कि यहाँ पे आप फेज एंगल का मान बताओ, तो फाई का जो मान होता है टेन इनवर्स क्या होता है, एक्सएल, और क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है भी, क्या होता है, आर अपॉन में जेड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई, या फिर आप इसको भी लिख सकते हो आई स्क्वायर आर, क्योंकि देखो एक्टिव पावर हमेशा किस में होती है, रजिस्टेंस में होती है। अब बात कर लेते हैं रिएक्टिव पावर की, तो देखिए रिएक्टिव पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम रिएक्टिव पावर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बता रखा है भी, क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाई, या फिर हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर एक्सएल। क्यों भी, क्योंकि रिएक्टिव पावर या तो इंडक्टर में होती है या फिर किस में होती है, कैपेसिटर में होती है। हमारे पास कैपेसिटर तो है नहीं, हमारे पास क्या है, इंडक्टर, और इंडक्टर को में जो अपोजिशन ऑफर करता है उसे बोलते हैं एक्सएल। क्या बोलते हैं, एक्सएल। इसी प्रकार देखिए अपरेंट पावर जो होगी, आपकी जो अपरेंट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वी आई, मतलब वोल्ट एम्पियर, या फिर आप इसको बोल सकते हो आई स्क्वायर जेड, क्योंकि टोटल जो आपके पास ओवरऑल अपोजिशन ऑफर कर रहा है वो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर जेड, आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपरेंट पावर का। अब देखिए भी इसका क्या बनाना होता है हमें, फेजर डायग्राम। तो देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो जब भी आपको फेजर डायग्राम बनाना हो, आप एक चीज याद रखना हमेशा कि आपको कुछ रेफरेंस मानना पड़ेगा, और रेफरेंस वो मानना जिसका मान आपको पता हो और उसकी वैल्यू आपके पास पूरे सर्किट में समान हो। अगर मैं बात करूं सीरीज सर्किट की, तो सीरीज सर्किट में भी क्या कॉमन रहता है, आप बोलोगे सर सीरीज सर्किट में करंट कॉमन रहता है। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट जो फ्लो होती है वो इक्वल होती है, चाहे आप कितना बड़ा सर्किट लगा लो। तो देखो मैंने रेफरेंस मान लिया किसको, करंट को मान लिया, आई को मान लिया। अगर देखो यहां से करंट निकले भी, पहले किसके पास जाएगी, आर के पास। क्या ड्रॉप करेगी, वी आर, वोल्टेज का ड्रॉप करेगी। अब देखो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि भाई रजिस्टेंस के केस में वोल्टेज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। वोल्टेज में करंट क्या रहती है, सेम। तो जहां पे आई वहीं पे कौन हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर हो गया। हो गया, आगे बढ़े, आगे करंट किसके पास गई भी, इंडक्टर के पास। इंडक्टर ये बोलता है भी करंट क्या रहेगी, पीछे, करंट क्या रहेगी, पीछे। तो करंट देखो यहां से, देखो यह मतलब करंट क्या रहेगी, पीछे, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी, आगे। अगर वोल्टेज आगे रहेगी तो आगे कितने डिग्री रहेगी, तो हम बोलेंगे सर कितने डिग्री भी, 90 डिग्री। तो वी एल आपके पास हो गया, क्या हो गया आपके पास, वी एल हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं वी एल और वी आर को मिला दूं, देखो वी एल और वी आर को अगर मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया आपके पास, वी, क्या बन गया, वी बन गया। तो ये होता आपके पास फेजर डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी जो करंट आई है, वो देखो करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। देखो इससे देखो पीछे जा रही है, इससे क्या आ रही है, पीछे। आगे कौन आ रहा है, वोल्टेज आ रही है किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। लेकिन देखो रजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या रहती है, सेम सेम रहती है, जबकि इंडक्टर केस में क्या करती है, लैग करती है। तो ये हमारा हो गया सीरीज आर एल सर्किट। अब देखते हैं भी इसी प्रकार सीरीज आरसी सर्किट। तो अब देखिए भी सीरीज आरसी सर्किट।
देखिए सीरीज आरसी सर्किट में यहाँ पे आर तो रहेगा, लेकिन एल की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब जो यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो तो क्या है, वी आर, और यहाँ पे अब वोल्टेज क्या आ जाएगी, वी सी। अगर अब मैं बात करूँ टोटल जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वी आर और वी सी। हाँ भी मैंने आपको वी आर और वी सी, अगर मैं बात करूँ आर तो वही रहेगा अभी, क्या रहेगा, आई आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। लेकिन जो वीसी होगा वो चेंज हो जाएगा, वीसी क्या हो जाएगा अभी, अब इसमें जो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है वो होता है एक्सी, मैंने बता रखा है अभी आपको। और एक्स भी माइनस का जे करना है, क्या करना है, माइनस का क्या लगाना है, जे लगाना है। देखिए भाई मैंने आपको बताया नहीं कि जे जो बताता है ना वो क्या बताता है, कि भाई अगर जे ये बताता है कि 90 डिग्री आगे है या क्या है, पीछे। अगर प्लस आ रहा है मतलब क्या है, आगे, अगर माइनस आ रहा है मतलब क्या है, पीछे। क्या है, माइनस है, पीछे। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं वी आर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, आई आर, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आपने पढ़ा ही होगा। अब बात करता हूं वी सी की, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। आई तो आपके पास है ही, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है वो कौन हो जाएगा, माइनस का जे एक्सी। क्या हो जाएगा, माइनस का जे एक्सी। अब देखो ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले में, वी आर की जगह ये रख दिया, वीसी की जगह आपने ये वैल्यू रख दी। तो यहाँ से आई जब आपने कॉमन लिया, आई कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस का जे एक्सी। तो यहाँ पे जो आपके पास जेड आया टोटल इम्पिडेंस, ये क्या आ जाएगा, आर माइनस का जे एक्सी। क्या आ जाएगा, आर माइनस का जे एक्सी। जबकि वहां पे क्या आया था, आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे अभी। एक्टिव पावर को कौन खर्च करता है, आप बोलो सर रजिस्टेंस करता है, तो वी आई कोस फाई आई स्क्वायर आर। रिएक्टिव पावर को कौन खर्च करता है, तो आप बोलो सर इंडक्टर, वो इंडक्टर और कैपेसिटर करता है, तो क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाई। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर है आई स्क्वायर, उसमें क्या था, एक्स एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर एक्सी। इसको ठीक कर लेना, क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर एक्सी। और इसकी यूनिट क्या रहती है भी, वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब अगर हम बात करें अपरेंट पावर की, तो अपरेंट पावर कौन खर्च करता है अभी, टोटल इंपीडेंस हो जाएगा, तो आई स्क्वायर जेड, या फिर क्या हो जाएगा, वी आई। अब बारी है हमारे फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम में कैसे करेंगे वो सारी बातें आप देख लो भी। तो देखो फेजर डायग्राम कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में देखिए अभी सबसे पहले, तो फेजर डायग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वोल्ट। देखो सबसे पहले आप मानोगे रेफरेंस, तो रेफरेंस आपने किसको मान लिया, करंट को मान लिया सर। अब देखो जहां पे करंट होगी वहीं पे क्या होगी, रजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहेगी, वोल्टेज रहेगी। देखो यहाँ से ऐसे गए, पहले कौन आया, करंट, करंट को आपने रेफरेंस माना। उसके बाद जिसने वोल्टेज का ड्रॉप किया, वी आर। अब बात करेंगे वीसी की, तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया है कि वीसी मतलब कैपेसिटर केस में जो वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज होती है पीछे, वोल्टेज क्या होती है, पीछे। जबकि करंट कहाँ पे होती है, आगे। आप देख भी सकते हो भी, डायग्राम में दर्शा रखा है कि देखो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो करंट कहाँ पे है, आगे। आगे मतलब होता है लीडर, मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर के केस में करंट क्या करती है, लीड करती है। पिछली वाली क्लास में मैंने समझाया था आपको। लेकिन यहाँ पे इस वाली कंडीशन में आपकी वोल्टेज कहाँ पे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। कितने डिग्री भी, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर मैं वी आर और वीसी को जोड़ू तो मेरे पास टोटल क्या मिल जाएगी, वी मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा फेजर डायग्राम, इतना आप वो है नहीं भी, क्योंकि अगर आपने पिछली वाली क्लास अच्छे से देखी तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है, जबकि कैपेसिटर केस में वोल्टेज क्या करती है, लीड। कैपेसिटर केस में वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है, जबकि करंट क्या करती है, लीड करती है। अब बात करते हैं सीरीज आर एल सी सर्किट के बारे में, अब तीनों को मिलाएंगे भी। तो अब देखिए अभी हम बात करते हैं सीरीज आर एल सी के बारे में। अब देखो सीरीज आर एल सी सर्किट में देखो आपके पास आर होगा, एल होगा और सी होगा, तीनों को कंबाइंड कर दिया। तो देखिए रेजिस्टेंस के केस में तो आर ही आता है अभी, जो बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन इस वाले केस में क्या आ जाएगा अभी, प्लस का जे आई, जे एक्स ही आ जाएगा, क्या वो एक्सएल आ जाएगा, प्लस का जे एक्सएल आ जाएगा। इस कैपेसिटर के केस में क्या आ जाएगा, माइनस का जे एक्सी। क्या आ जाएगा, माइनस का जे एक्सी आ जाएगा। तो तीनों हमारे पास हो गया। तो सेम इसी प्रकार हम लिखते हैं वोल्टेज। अब वोल्टेज लिखना है तो आप क्या बोलो सर, वोल्टेज जो होगी, टोटल वोल्टेज क्या होगी, वी आर, वी एल और वी सी। तो देखिए भी वी आर, वी एल और वी सी, क्योंकि तीन ही तो कंपोनेंट है, तीन ही क्या करेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे।
अगर मैं वी आर की बात करूँ तो देखो आई आर, वी एल की माइनस का आई एक्सएल और वी सी का माइनस का जे आई एक्स सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, तीनों की वैल्यू पुट कर दी भाई। जैसे हमने वैल्यू पुट करी आई आर आई एक्सएल माइनस का जे आई एक्स सी, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, सब में से आई क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आर प्लस जे एक्सएल माइनस का एक्स सी। अब इन दोनों में से भी जे को ले लिया कॉमन, देखो आई कहाँ चला गया नीचे, और वी अपन आई क्या होता है जेड, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आर प्लस क्या हो जाएगा जे एक्सएल माइनस का एक्स सी। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस जे एक्सएल माइनस का एक्स ही हो गया। ये भी याद कर लेना, आगे टॉपिक पड़ेगा रेजोनेंस, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करें फाई, तो फाई क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस का एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात करें पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर अपॉन में जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर अपॉन में जेड। अब बनाते हैं इसका भी फेजर डायग्राम, तो देखो फेजर डायग्राम वही था भी, अब उन तीनों को कंबाइन कर दिया हमने। तो देखिए आपने करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, किसको रेफरेंस माना है भाई, करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया भाई। रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज तो सेम फेज में रहेगी। अब बात करें इंडक्टर केस में, पहले बात कर लेते हैं इंडक्टर केस में करंट क्या करती है, लैग करती है, तो और वोल्टेज क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। लेकिन देखिए बात करते हैं नीचे वाले में, कैपेसिटर केस में आपकी जो वोल्टेज है वो क्या करती है, देखो वोल्टेज क्या हो जाएगी, लैग कर जाएगी, जबकि करंट क्या कर जाएगी, लीड कर जाएगी। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है वो इंडक्टर वाला है, और ये वाला डायग्राम किसका है, नीचे वाला देखो ये किसका है, कैपेसिटर का। तो मैंने दोनों कंबाइंड कर दिया बस, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, दोनों को कंबाइंड कर दिया। भाई इंडक्टर के केस में आपको पता है कि करंट क्या करेगी, लैग करेगी, भाई पीछे आ रही है, जबकि कैपेसिटर केस में क्या करेगी, लीड कर रही है। तो ऐसा मैंने दर्शा दिया। अब मुझे क्या करना है, तीनों को मिलाना है, वी आर वी सी और वी, देखो वी आर तो ये रहा, वी एल वो रहा, वी सी ये रहा, इन तीनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया भाई। जैसे ही मैंने जोड़ा वो क्या वैल्यू निकल गई, वी की, और वी की टोटल वोल्टेज क्या होती है, वी आर प्लस वी एल प्लस में वी सी। तो निकाल लोगे, कर लोगे ना भाई ऐसे। तो ये सारी आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। देखो जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि ये रजिस्टेंस है भाई और ये है इंडक्टर, ठीक है, आपसे बोल दिया जाए टोटल वोल्टेज आपको बतानी है भी कि इन इसके अक्रॉस कितने वोल्ट है, 3, इसके अक्रॉस है 4 वोल्ट, कितने वोल्ट है, 4। मतलब वी आर का मान कितना है आपके पास, वी आर का जो मान है वो है 3, जबकि वी एल का मान कितना है, 4 है। तो आपसे बोले टोटल वोल्टेज बताओ, तो आप तुरंत कर दोगे भाई, 3 प्लस क्या कर दे सर, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7। ऐसा करते ही ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कर दिया अर्थमेटिक सम, मतलब डीसी की बात कर दी, लेकिन यहाँ पे होगा फेजर सम। इसका मतलब फेजर सम कैसे होगा, तो आप करोगे टोटल वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट लगाओगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा अभी 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अंडर रूट करोगे तो कितना हो गया, अंडर रूट 9 और 16 25, और कितना हो गया 5। तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे आएगी वो कितनी वोल्ट आएगी भाई, 5 वोल्ट आएगी, ना कि 7 वोल्ट। तो ऐसे गलती मत कर देना भाई, टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट आपके पास आ जाएगी। और वैसे मैं कल इसके आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। अगर हम बात करें अब इसमें पावर वगैरह की, तो पावर के फॉर्मूले अब देख लो भी क्या क्या हो जाएंगे। देखो एक्टिव पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई कोस फाई, या फिर आप वही लिखोगे आई स्क्वायर आर लिख लोगे, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। अब बात करें रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई साइन फाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा रिएक्टिव पावर का, वो बनेगा आई स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों आ गए ना, तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस का एक्स ही। अब बात करें अपरेंट पावर की, तो अपरेंट पावर जो एस होती है वो हो जाएगा वी आई ओनली, और ये अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर जेड। तो आप ये वाले 3 फॉर्मूले भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से बनेंगे न्यूमेरिकल 4-4 नंबर के जो आते हैं। अब मैं कल इसमें आपको इसके करवाने वाला हूँ न्यूमेरिकल, जहाँ से हम देखने वाले हैं आपके पिछले वाले पेपर में भी जितने क्वेश्चन आए होंगे सीरीज आरसी सर्किट से, एलसी सर्किट से, आरएलसी सर्किट से, पैरेलल का आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं बना भाई। जितने भी अभी सेमेस्टर एग्जाम आपके हुए हैं पैरेलल आर एल या आर सी या आर एल सी का नहीं बना।
हम हमारे जो सिलेबस में ओनली आता है सीरीज आरएलसी सर्किट या आरएल के बारे में बोल देगा, या फिर आरसी के बारे में, या फिर आरएलसी के बारे में है। तो हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में, जहां हम करने वाले हैं इन पे बेस न्यूमेरिकल, जहां से आने की संभावना 99% रहेगी। तो अगली वाली क्लास में मिलते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भी। धन्यवाद। जय हिंद भी।